मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारी हुकूमतों का इशू यह है, ये बड़े बड़े काम करती हैं, जबकि माशरों की डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे काम जरूरी होते हैं। मौजूदा हुकूमत बहरहाल इस मामले में मुख्तलिफ है। ये छोटे छोटे कामों के जरिए मुल्क का मुकद्दर बदलने की कोशिश कर रही है। मसलन आज वजीर आजम ने शहद के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे आवाम की माशी हालत बेहतर हो जाएगी, लेकिन अपोजिशन इस पर भी एतराज कर रही है। ये मजाक उड़ाते हुए हुकूमत से कह रही है वजीर आजम अब मसवाकों की इंडस्ट्री का संगे बुनियाद भी रखते हैं। मैं ये समझता हूं ये एतराज ज्यादती है। मुल्क का हर वो प्रोजेक्ट अहम होता है जिससे किसी एक खानदान का भी चूल्हा जल सकता है। चुनांचे मैं हुकूमत को हनी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश करता हूं और हम आज के इश्यूज की तरफ आते हैं। पहली अमेंडमेंट उन्होंने सजेस्ट की वो ये थी कि नैब के कानून की जो अमलदारी है वो 1999 से की जाए। इसके बेनिफिशरी कौन होते? चौधरी शुगर मिल्स केस और जितने भी गैर कानूनी तौर पे असासे बनाए गए थे 1999 तक वो लीगल हो जाते और सारी करप्शन जो कि 1985 से 1999 में हुई वो हलाल में तब्दील हो जाती। दूसरी, कोई नैब का रोल नहीं होगा अगर तो करप्शन 1 अरब रुपए से कम की है। उसके बेनिफिशरी कौन होते? रमजान शुगर मिल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, क्योंकि इन पे जो केसेस थे वो 1 अरब से नीचे के थे। जो तीसरी शक थी उसमें ये कहा गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको एज अ जुर्म हटा दिया जाए। इसके बेनिफिशरी कौन होते? शाहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुगर मिल, ख्वाजा आसिफ, फरियाद तालपुर। चौथी, बेनामीदार, जिसमें कि ये कहा गया अहलिया और बच्चों को बाहर निकाला जाए। इसका बेनिफिशरी होता आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद, सारे बच्चे शहबाज शरीफ के, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज। इसका बुनियादी जो लुबे लुबाब है वो यही है, जो NRO इन्होंने मांगा, जो कि हम दे सकते थे कि अगर इन अमेंडमेंट्स को हम मान लेते फैटफ को पास कराने के लिए, तो आज वो सिर्फ जो जेलों में वो है संगो किश्त मुकैयद और सग आजाद, वो वाली सूरत हाल होती। ये वो NRO है जिसका बार बार जिक्र होता है और ये कहते हैं कि ना हमने NRO मांगा है ना हम NRO दे सकते हैं। ये अवाम पे छोड़ता हूँ कि वो ये फैसला करें कि आया ये NRO मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे। वज़ीर आज़म ने आज तर्जुमानों को NRO की वजाहत करने और आवाम को अपोजिशन की करप्शन की कहानियां बताने का हुक्म दे दिया। क्या हुकूमत ने सिर्फ ये कहानियां सुनानी है या फिर ये किसी को सजा भी देगी? ये हमारा आज का इशू होगा। और हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को अपना खसूसी हदफ भी बना लिया। आज वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को बताया मौलाना ने गैर कानूनी असासे बनाए हैं और इन्हें बिलाखिर नैब के सामने सरेंडर करना होगा। हम किसी की मुसलमान होने पे शक नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी को इस ये हुकूमत मजहब के नाम पे आगे खिलवाड़ भी नहीं करने देगी। आप लोग समझते हैं कि जूते की नोक पे धमका कर, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके आप गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करेंगे? आओ मौलाना साहब, कल की बजाय आज इस्तीफे दो, कल के बजाय आज इस्लामाबाद हो, देखते हैं कि इस्लामाबाद में तुमने पहले क्या किया। तुम समझते हो कि हम डीजल के परमिट दे देंगे? कुछ नहीं होने वाला। जो करना है, टिल का जोर लगाना है लगा लो, लेकिन हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि हम उसकी सियासत को जमीन बोस गाड़ देंगे। फजलुर रहमान साहब इस असेंबली को नजायज कह रहे हैं जिसमें वो सदारती उम्मीदवार थे। कोई असेंबली ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें उन्होंने हाई पोस्ट के लिए इलेक्शन ना लड़ा हो। इस मुल्क के सारे सियासी चौधरी मर जाएं, फजलुर रहमान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। जो ये खुद साख्ता सादिक और अमीन अपने आप को उस दिन एक प्रोग्राम में कह रहा था, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें हमने पहले बताई थी, और ये जो चोरों का सरदार बना हुआ है उसकी वजह यही है, इसको पता चल चुका है कि इसके खिलाफ गिरफ्त तंग हो चुकी है और अब ये गिरफ्त में आ चुका है। इसलिए ये धमकी अमेज लहजा इदारों को धमकियां देना, ये कहना कि जी मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, मेरे कदमों के बराबर नहीं है, ये क्या मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को? ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। मौलाना अचानक बड़ा हदफ क्यों बन गए, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वज़ीर आज़म ने वफाक की तमाम वजारतों की कारकर्दगी का अंदाजा करने और अगले 2.5 साल के हदफ तय करने के लिए वज़रा की कॉन्फ्रेंस बुलवाई। कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आप पहले ये मुलाहिजा कीजिए। 25 जुलाई से लेके जो हमारा 18 अगस्त जो मैंने ओथ ली, तो 25 से लेके 18 तक तो हमारा मुसलसल कोशिश रही कि नंबर पूरे करें हम। अब मैं बाइडन का देख रहा हूँ कि जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ है 2.5 महीने उसको मिले हैं पूरी तरह अपनी टीम सिलेक्ट करने की। हम तो नंबर्स पूरे कर रहे थे ना, वो अपनी टीम सिलेक्ट कर सकता है, फिर उसको पूरी आप ब्रीफिंग्स मिल रही हैं डिफरेंट मिनिस्ट्री से, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको बता रहे हैं कि हर चीज़ का क्या सिचुएशन है। पहली चीज़ तो ये कि हमें इसको ये जो सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए कि जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तैयारी करें कि आपने गवर्नेंस कैसे देनी है, और आपकी टीम की फिर ब्रीफिंग्स हो हर महकमे की। मसलन रेलवे मिनिस्टर है तो उसको पूरी ब्रीफिंग हो कि रेलवे के अंदर एक्चुअली क्या सिचुएशन है, बिजली का क्या सिचुएशन है, गैस का क्या है। जब आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इम्प्लीमेंट करना। तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमें एक सिस्टम अपने थोड़ा ट्वीक करना चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए जिधर कि पूरी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ब्रीफिंग दें। हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, अब तक मिनिस्ट्रीज़ ने जिस तरह हम चले हैं देख के सीखते रहे ऑन द जॉब, उसी तरह मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर भी इसी तरह चीज़ें आई। और मैं देखता रहा हूँ कि कई मिनिस्ट्रीज़ ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, कई उन्होंने नहीं किया, और कई सीख रहे हैं, कई आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। एक स्टेप लिया है कि हर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होगी। ये बिल्कुल सही डायरेक्शन पे स्टेप है, क्योंकि असल में तो 5 साल के बाद फैसला ये पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी ज़िंदगी बेहतर की या नहीं की, क्या हमने लोगों के लिए जो हमने उनसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। या अब हम अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमारे तकरीबन अब 2.25 साल हैं और जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है। क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं या तजर्बा नहीं था, क्योंकि हमारी तो गवर्नमेंट पहली दफ़ा, ज़्यादातर लोग पहली दफ़ा पावर में आए। अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। आप ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, इनके ऊपर इवैल्यूएशन होगी हर मिनिस्ट्री की। पहले तो इधर से शुरू करेंगे कि जो टॉप प्रायोरिटी मुल्क के सब जो इश्यूज़ हैं उनको हमने फास्ट ट्रैक करना और फॉलो करेंगे कि कहीं भी रुकते हैं तो पेनलाइज किया जाएगा उन मिनिस्ट्रीज़ को जिधर भी कि वो किसी वजह से भी एक मुल्क के लिए जो प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो डाउन ना हो। आप तकरीर के मवाद पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन आपको यह मानना होगा यह तकरीर एक बड़े लीडर और एक बड़े स्टेट्समैन की तकरीर है। यूं इस तरह कौम बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों और अपनी असेसमेंट्स के एतराफ के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है, और वज़ीर आज़म ने आज इन एतराफात के बाद बड़े जिगरे का मुजाहरा किया। लेकिन यहां पे एक सवाल पैदा होता है, क्या वज़ीर आज़म के एतराफात को शिकस्त समझा जाए? क्या यह समझा जाए कि मुल्क में पिछले 2.5 साल सिर्फ तजर्बा चलता रहा और वुज़रा और वजारतों के पास कोई डायरेक्शन नहीं थी? अगर हां, तो क्या अब वुज़रा के पास डायरेक्शन है, और क्या ये अब अगले 2.5 साल में नया पाकिस्तान बना देंगे? ये सारे सवाल हमारे आज के प्रोग्राम के इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं अदलीब अब्बास साहिबा, अमूर खारजा की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और डॉक्टर फरक सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माशी माहिर हैं और सीनियर तजिया कार हैं। रांझा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये एक प्राइम मिनिस्टर को आपको चाहिए कि क्रेडिट कम से कम इतना जरूर दें कि उन्होंने एतराफ किया है जो कोताहियां थी, जो गलतियां थी। आप लोग तो ये एतराफ भी नहीं किया करते थे सर, तो कम से कम पाकिस्तान इस लिहाज से तो आगे गया ना। देखिए चौधरी साहब, मैं समझता हूं कि अपनी गलती मान लेना
اور اپنے جرم کا اعتراف کر لینا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ بالکل ایسی صورتحال 2.5 سال میں وزیر اعظم جو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ سکتا. یہ سبق جو پہلے 30 دن کا تھا، پھر 3 ماہ پہ گیا، پھر 6 ماہ پہ گیا، پھر 1 سال پہ گیا، پھر 2 سال پہ گیا، اب 2.5 سال کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں. اور ہمارا جو ایکسپلینیشن ہے اور جو ہمارا جواز ہے وہ وہی ہے جو پہلے ماہ ہم نے قوم کو دیا تھا کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئی. بلکہ یہ مثال ایک ایسے ڈرائیور کی طرح ہے جس کو ایک گاڑی دے دی جاتی ہے کہ آپ اس کو چلائیں اور اس پہ گاڑی سیکھیں، اور اس کے پاس ابھی اس کو لرنر لائسنس ملا ہوتا ہے. وہ گاڑی بھی سیدھی کرتا ہے، اپنی گاڑی کا تو نقصان کرتا ہی کرتا ہے، گراج میں کھڑی ہوئی باقی گاڑیاں جتنی بھی کھڑی ہوتی ہیں ان سب کا بھی اتنا نقصان کر دیتا ہے کہ گاڑی چل. تو اب 2.5 سال کے بعد اگر وزیر اعظم صاحب ان ایویلویشنز اور ان میٹنگز کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ جب 2013 میں ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو نواز شریف صاحب حلف لینے سے پہلے یہ سارا کام مکمل کر چکے تھے. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ کا 1 سال ختم ہونے کا تھا تو سی پیک کا منصوبہ جو تھا اور پاکستان میں جو بجلی کا بحران تھا اس کے حوالے سے ہم بھی اسی صورتحال میں سے گزر رہے تھے. اور آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب خود 5 سال کے درمیان اعتراف کرتے رہے کہ ہمیں ان حالات کا نہیں پتا تھا. بلکہ جو اسحاق ڈار صاحب کا مجھے یاد ہے آج بھی کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اتنا بیڑا غرق ہوگا اکانومی کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. تو آپ کے وزراء بھی یہ کہتے رہے جو آج پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. جی ہاں، لیکن ڈیلیور بھی تو ہوا. اب مجھے یہ بتائیے کہ آن گراؤنڈ 2.5 سال گزر گئے اس گورنمنٹ کو. آخری 6 مہینے تو میں گنتا نہیں ہوں حکومت کے کوئی ہوتے ہیں جب الیکشنز میں 6 مہینے رہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 2 سال کا عرصہ اس گورنمنٹ کے پاس رہ گیا ہے، اور 2 سال کے عرصے 3 سال کا آپ کا ٹائم گزر گیا. اس کے بیچ میں کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا پلان، کوئی ایسی چیز، سوائے باتیں ٹھیک ہو گئے. بھائی صاحب آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، میرا خیال ہے میں اندلیب عباس صاحبہ کی طرف جاؤں گا، آپ رکیے گا، آپ کی آواز ٹھیک کریں گے. اندلیب صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے آج اعتراف کیا ہے اس کو اعتراف شکست سمجھا جائے یہ کیا سمجھا جائے؟ کہ وہ خود کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے جو پاور کی منسٹری ہے 1.5 سال تک انہیں غلط وہ فگرز دیتی رہی، تو وہ اس کے باوجود منسٹر بھی وہاں پہ، سیکٹری بھی وہاں پہ، وہ ڈویژن کے اندر کسی کا احتساب بھی نہیں کیا جائے کیا. تو گورنمنٹ کے اندر ایک وزارت اگر وزیر کو یا پرائم منسٹر کو غلط فگر دیتی رہے اور وزیر اعظم وہ اس کا اعتراف کر رہے ہوں تو پھر اس کے بعد کیا چیز بچتی ہے؟ دیکھیں جاوید چودھری صاحب، یہ ایک ہمیں جب حکومت ملی ایک تو جس حالت میں ملی اور جو اس کے اندر جھوٹ بولے ہوئے تھے، اور یہ اب سے نہیں، ہم 5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ فگر فجنگ کر رہی ہے. مطلب یہ گروتھ فگرز آپ کو یاد ہوگا نہیں، یہ پاور سیکٹر تو جو منسٹری ہے یہ تو 1.5 سال کی انہوں نے کارکردگی بتائی نا، وہ تو آپ کا دور تھا نا. مجھے پلیز آپ پورا ایکسپلین کرنے دیں. میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اپنی گروتھ دکھائی تھی 4.2 پہلے سال میں 2013-14 میں، IMF نے ان کو خط لکھا تھا اور وہ خط کی کاپی بھی میں آپ کے پروگرام میں لے کے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 3.1 ہے، آپ فگر فجنگ کر رہے ہیں. اچھا، اب جو سیکولر ڈیٹ ہے اور جو انرجی کے کانٹریکٹس ہیں، سب سے بڑی بات وہ آپ کے پروگراموں میں بھی ہم آ سکے ہیں. ہمیں تو حکومت میں آ کے بڑی دیر بعد انہوں نے دکھائے کہ جی یہ کانٹریکٹس ہیں، یہ 20 سال کے لیے لاکڈ ہیں، یہ آپ یہ کریں وہ کریں تو آپ کو یہ بجلی آپ 17 روپے پہ لیں، دے ہم 13 روپے پہ دے رہے ہیں. اور جو 480 بلین کا اسکینڈل ہوا تھا، یاد ہے نا ان کا، کہ ہم نے یہ سیکولر ڈیٹ سیٹل کر دیا. اختر بلند تھے آڈیٹر جنرل پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کیس لگایا تھا کہ اسحاق ڈار نے آڈٹ کیے بغیر پیسے دے دیے، وہ کہاں گئے ہیں؟ ان کو نکال دیا گیا. دیکھیں ڈار صاحب کو گئے ہو تو 2.5 سال ہو گئے نا. آج تو ان 2.5 سالوں کا حساب لیا پرائم منسٹر صاحب نے جب سے انہوں نے حلف اٹھایا تھا، تو آج اپنے وزیروں سے پوچھ رہے ہیں وہ. تو آپ سوچیں نا کہ آپ آتے ہیں گھر میں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس گھر پہ آپ نے کرایہ دینا ہے 2 لاکھ روپیہ. جب آپ گھر کے کاغذات دیکھنا شروع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کرایہ آپ نے 50 لاکھ روپیہ دینا ہے، بیکاز انہوں نے چھپا کے گھر آپ کو دیا تھا. تو پھر آپ کو obviously آپ کو ایک دم نہیں پتا چلتا کیونکہ کسی نے چھپایا ہوتا ہے. 2.5 سال تک تو پتہ لگ جانا چاہیے نا. تو لگ گیا، تو اب لگے ہوئے ایک وزارت آپ کے اپنا وزیر بیٹھا ہوا وہاں پہ پاور منسٹر ہے، وہ 1.5 سال تک ایک پاور منسٹر آپ کو غلط فگر دیتے رہے یا وزارت فگر غلط دیتی رہی، تو یہ کس کا قصور ہے؟ نہیں، میری بات سن لیں آپ.
परसों आपने प्रोग्राम देखा, परसों नहीं 4 दिन पहले, नदीम बाबर वर्सेस शाहिद खाकान अब्बासी। नदीम बाबर ने डॉक्यूमेंट सामने पूरे पाकिस्तान के रखे कि 226 बिलियन आपसे कहा गया, कहां गए? ये है लेटर आपका जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर कहता है हाँ आपने रखवाए थे लेकिन मुझे नहीं पता कहां गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं तो डेढ़ साल की बात कर रहा हूं मैडम, ये 1.5 साल तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एतराफ कर रहे हैं। 1.5 साल क्या, जब वो आपने सुन लेना क्या है, आपने पूछा जी पैसे कहां गए, उन्होंने कहा जी मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के गए, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ने कहा एनर्जी पे गए, एनर्जी ने कहा फाइनेंस पे गए, फाइनेंस ने कहा जी अभी अब फाइल निकालते हैं, फाइल निकाली, उन्होंने कहा जी वो जो पिछला सेक्रेटरी था वो तो चला गया हुआ है। ये दिस इज ब्यूरोक्रेसी एंड दिस इन्होंने किया क्या है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी। अब एक सवाल और, एक और सवाल, आपको याद होगा कि जब आप अपोजिशन में थे तो उस वक्त तो आप ये कहते थे कि फाइनेंस के भी एक्सपर्ट आपके पास है, एनर्जी के भी एक्सपर्ट आपके पास है, इवन स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट भी आपके पास थे, और ये भी कह दिया गया था कि 8,000 अरब रुपया हम टैक्स जमा कर लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा जो कुछ आप अपोजिशन में कहते रहे हैं फिर आपके पास कोई साउंड उसके बारे में नॉलेज नहीं था, प्लान नहीं था आपके पास, ना ही आपके पास टीम। आप मेरी वो दोबारा वीडियोस लगाएं जिसमें मैंने आपको कहा था कि इनके पास तजर्बाकार टीम है, 40 साल की, झूठ में, फजिंग में, फेकिंग में, धोखे में। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर 3 दफा का पूरे सिस्टम को चकमा दे के अब्सकॉन्डर, इश्तिहारी, मुजरिम, कन्विक्टेड भाग गया है। फरज सलीम साहब की तरफ तो जाने ये 40 साल का इनका धोखा है। नहीं, वो जो आपके पास टीम थी वो क्या गई? तो देखें जब धोखा, असद उमर साहब ने जो करना था वो किधर चले गए? असद उमर साहब, आपको पता है कि ये जो अभी टोनी ब्लेयर पे इंक्वायरी कमीशन लगा, 3 साल लगे उनको पता करने में कि वो जो स्पिन थी वेपन्स फॉर मैस डिस्ट्रक्शन वो झूठ था। 3 साल लगे, 3 साल लगे। अभी क्या हम सारे कह रहे थे, क्योंकि जब आप इंक्वायर करते हैं आपको ऑब्वियसली अनअर्थ करना पड़ता है। ये कोई स्विच तो नहीं है कि आप आए और आपने वो व्हाइट कर दिया और ब्लैक कर दिया, जबकि पूरा सिस्टम 40 साल से तजर्बे के साथ एक धोखे पे बेस्ड है। ठीक है, ये डॉक्टर साहब जो है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं और ये शुरू में पॉलिसी भी बनाते रहे, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये आज तो गवर्नमेंट साहब ने, आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मान लिया ना कि हम ऑन जॉब प्रैक्टिस कर रहे थे और इसी तरह ये पिछले 2.5 साल गुजर गए और अगले 2.5 साल अब ऐसे नहीं गुजरने चाहिए। तो इसको एतराफ़ शिकस्त समझा जाए, अपनी गलतियों का एतराफ़ समझा जाए, डायरेक्शन बेहतर बनाने का फैसला समझा जाए, क्या समझा जाए सर? देखिए, सियासतदान जो हैं वो हमें अपने सियासी नैरेटिव जो है, सियासी बयानिए जो हैं वो हमारे सामने रखते हैं। हमारा काम यह है कि सियासी बयानियों में और ज़मीनी हकीकत में कितना फर्क है वो जानना चाहिए, वो इनकी परफॉर्मेंस बताएगी। अब देखिए कि 2017 में जो बयानिया हमारे सामने रखा गया था, वज़ीर आज़म साहब ने हमें बताया था, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब नहीं थे, कि हमें सिर्फ 200 लोग चाहिए और हम उनकी तलाश को निकल गए हैं और जब हमें वो मिल जाएंगे तो एकदम पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे जब पावर में आएंगे। ये अल्फाज एकदम वाले मेरे नहीं हैं, ये इस्तेमाल किए गए थे उस बयानिए। लेकिन वैसे डॉक्टर साहब उन 200 लोगों में आप भी शामिल थे। अच्छा, वो उसकी बात भी मैं आपको बता देता हूँ। 2018 मई में एक नया बयानिया सामने आया था और हमें बताया ये गया था, वज़ीर आज़म साहब ने खुद बताया था मई 2018 में, कि वो 200 लोग हमें मिल गए हैं और अब जब भी हम पावर में आएंगे हम पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर ठीक कर देंगे। फिर 2019 का एक बयानिया है। 2019 में ये बताया जा रहा था कि जितना भी गलत काम हुआ है इस वक्त, जो भी मुसीबतें हैं, जितने भी गुनाह आपके सामने हैं, वो सारे नवाज शरीफ और PMLN की वजह से हैं। फिर ये बयानिया अक्टूबर 2020 में दोबारा से बदल गया। अगर आप गौर से देखें 2020 में अब हमें ये बताया जा रहा था कि सब काम ठीक हो गया है, हमारी मईशत जो है वो सही सिमत में चल गई है। अब वो वाली बात नहीं हो रही थी कि नवाज शरीफ या जरदारी साहब की वजह से मुल्क में जो खराबियां हैं, अब उसको वो बयानिया खत्म हो गया था, नया बयानिया शुरू हो गया था। फिर एक बयानिया आया था जिसमें हमें ये बताया गया कि अब जो सामने आपके आ रहा है कि 1.5 साल तो हमें गलत फिगर्स देती प्रोवाइड की जा रही हैं। तो बयानिया चेंज हो रहे हैं पिछले 3-4 साल में 4-5 दफा। इनकी जमीनी हकीकत तकरीबन बहुत कम है, जमीनी हकीकत से इनका ताल्लुक जो है वो बहुत कम है। आपने मुझे कहा कि मेरा भी ताल्लुक रहा है, मैंने जाती तौर पे दिसंबर 2018 में एक, लेकिन आपका सिर्फ ताल्लुक नहीं रहा, आप इकोनॉमिक्स पे वज़ीर आज़म के तर्जुमान भी रहे, आप तर्जुमानी करते रहे गवर्नमेंट की। मैं यही बयान कर रहा हूं कि 2018 दिसंबर में
ऑन रिकॉर्ड मैंने वजीर आजम साहब के सामने एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का, जिसको KPIs कहते हैं, कि सारी वजारतों को हम कंप्यूटराइज करके उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सामने रख लेंगे, और वजीर आजम साहब को जिस दिन जिस मोमेंट पे उनकी परफॉर्मेंस चाहिए होगी, तो हम 5 मिनट चाहिए होंगे, हम कंप्यूटर का एक बटन दबाएंगे और सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उन वजारतों के सामने आ जाएंगे, और वजीर आजम साहब वो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर उसके ऊपर जो अमल दरामद जो भी कार्रवाई करना चाहें कर सकेंगे। आज वजीर आजम साहब ने यही कहा कि हम परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं इन वजारतों की, जिसका मतलब यह है कि अभी तक वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो दिसंबर 2018 में मैंने सजेस्ट किए थे, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ था। ठीक हो गया। मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन दलीप साहब पास एक सवाल छोड़ के जाना हो कि ये जो डॉक्टर फरक सलीम साहब हैं, ये आपके तर्जुमान होते थे इकोनॉमिक्स पे, और आज यही आपको चार्जशीट कर रहे हैं कि ये सूरत हाल है कि 2.5 साल बाद भी हमने वो स्टेप नहीं लिया जो हमें 2.5 साल पहले लेना चाहिए था। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राजेश साहब, ये फरमाइएगा सर, ये वैसे प्राइम मिनिस्टर जो एक बात की है ना, उसमें वजन भी है कि जब ये गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आ रही होती है, तो उसको टाइम नहीं दिया जाता कि वो अपनी टीम सेलेक्ट कर ले, वो इश्यूज को समझ ले, ब्रीफिंग उसको वजारतें दे दें ताकि वो अपनी तैयारी कर लें। वो अचानक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं और उसके फौरन बाद उनको कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, तो उनको 3, 4, 5 महीने तो लग जाते हैं हालात को समझने में। जो बाइडन का उन्होंने जब हवाला दिया, तो ज़ाहिर एक अमेरिकन सिस्टम के अंदर ही खूबसूरती तो है, 2.5 महीने बल्कि 3 महीने मिल जाते हैं नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट भी कहते हैं, यानी 2 प्रेसिडेंट होते हैं उस वक्त अमेरिका के अंदर, एक जा रहा होता है प्रेसिडेंट और एक नया प्रेसिडेंट जो ब्रीफिंग ले रहा होता है। तो सर ये सिस्टम को बेहतर तो बनाना चाहिए हमें, अगर हमने मुल्क के मामले में सीरियस हैं तो। देखिए, अगर बात इसकी की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि यूएस का जो सिस्टम है, और ये सिस्टम बिल्कुल एक प्रेसिडेंट इलेक्ट और जो टाइम स्पैन मिल जाता है जिसके बीच में ये होती है चीजें कि आप अपनी टीम सिलेक्ट कर सकते हैं और सारा कुछ, ये दिस इज अ गुड सजेशन। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने कहाँ बैठ के नेशनल डायलॉग किए। जिस दिन से गवर्नमेंट आई है उस दिन से लेके आज तक एनआरओ एक ही कहानी चल रही है। इस कहानी के अलावा मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान भारत की जब हालात की तरफ गए, उस वक्त आप नहीं बिठा सके तमाम सियासी जमातों को। कोरोना की वबा का जब पहला हमला हुआ पाकिस्तान में, तो उस वक्त कोरोना से मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के हवाले से आप तमाम पार्लिमानी सरबराहों को, रहनुमाओं को नहीं बिठा सके। आपका फैटिफ का मसला हुआ, जो आज तक फैटिफ के मसले के बीच में से जो बातें निकल के आ रही हैं, बंद कमरे में जो गुफ्तगू होती रही है, आप उस पे नहीं बिठा सके किसी को। ये चीजें अब आज आपको पार्लियामेंट और इन चीजों का ख्याल आ रहा है कि पार्लियामेंट मजबूत होनी चाहिए, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होनी चाहिए। आज तक तो आपने वादा किया था कि आप पार्लियामेंट के आगे आएंगे और हफ्ते में या 2 हफ्तों में सवालों के जवाब देंगे, महीने में कम से कम 1 दफा। वो कानून आज भी रूल्स की कमेटी में वो रूल्स अमेंड होने के लिए तजवीज पड़ी है, और पार्लिमानी अमूर के जो वजीर हैं वो आज तक उसको फाइनलाइज नहीं करा सके। तो अगर आपने अदारे बनाने हैं और आपने रिफॉर्म्स करनी है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी है, तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ता है। अगर आप स्टेक होल्डर्स को गलत मुकदमात में फंसा के, उन पे झूठे मुकदमात बनवा के, उन पे तोहमतें लगा के, उनके साथ एक पूरी टॉक शो की लड़ाई जो है उसको शुरू करवा के अमली इक़दामात से हट जाएंगे, तो फिर उसका यही नतीजा निकलेगा कि इस तरह की जो तजावीज़ हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, हमारा मुल्क उनसे महरूम रह जाएगा। अभी इलेक्शन रिफॉर्म, अगर वैसे प्राइम मिनिस्टर ये तजवीज पेश करें पार्लियामेंट में कि एक बफर टाइम मिलना चाहिए दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान, को 3 महीने का, 4 महीने का, तो इस पे अपोजिशन मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? देखिए, फिलहाल तो जो सूरत हाल बन गई है वो, उसमें तो मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन जहां तक इस तजवीज का सवाल है, जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स का सवाल है, लेकिन आपने सेनेट का इलेक्शन, हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया जी हम 1 महीना पहले करा लेंगे। अब ये कोई सियासी टेम्परामेंट या पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि आप एक हुक्मरान जमात हैं, आप स्टेक होल्डर हैं इलेक्शन में, आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन 1 महीना पहले करा लेंगे, और जिसका काम है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको आप पीछे छोड़ गए।
تو آپ اگر کوئی چیز ایسی کروانا بھی چاہتے ہیں تو آپ اے پی سی کال کریں, تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں. اگر الیکشن ریفارمز کروانا چاہتے ہیں یا گلگت بلتستان کا جو مسئلہ لیکن تھا وہ اس پہ اگر آپ اے پی سی بلوائیں گے تو آپ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر تو کسی چور کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہی تو مسئلہ ہے نا, یہی تو وہ پرابلم ہے جو کہ پورا پاکستان فیس کر رہا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, حتیٰ کہ اپنے وزیروں کو تو این آر او دینے کے لیے آج بھی ان کا بل پینڈنگ پڑا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. انلیس صاحبہ کی طرف آنے دیں مجھے. انلیس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ وہ وزراء جنہوں نے 2.5 سال میں کچھ نہیں کیا, اب آپ کو یہ توقع ہے کہ اگلے 2.5 سال میں وہ کچھ کر لیں گے, تو یہ کارکردگی کا کیسے اندازہ لگایا آپ نے؟ دیکھیں, میں اس بات سے اختلاف کرتی ہوں کہ پرفارمنس میجرمنٹ نہیں ہوئی. آپ پہلے 6 مہینے میں 2 وزیروں کو نکالا گیا, بہت اہم وزیروں کو پرفارمنس کے اس کے بعد بھی بہت سے چینج ہوئے, بلکہ آپ نے ہمیں اس بات پہ ٹیز کیا کہ جی 5 آئی جی چینج ہوئے پنجاب میں. نہیں, یہ میں تو وزارتوں کی بات میں وزارتوں کی بات ہی کر رہی ہوں. وزارتوں میں ہم نے چینج کیے, اور پرفارمنس کے اوپر آپ کو اگر 10 لوگ بھی چینج کرنے پڑتے, آپ کو پتا ہے کہ چلے ہم تو نئی ڈیموکریسی ہیں جو بھی ہیں. بریکسٹ کے اوپر آپ کی پہلے چوائس غلط تھی, اس لیے آپ نے بدلا نا, اور اب آپ نے اس نیا وزیر چینج کیا اور اب آپ کو توقع ہے کہ ٹھیک کرے گا. پھر ایک تجربہ, پہلے ایک تجربہ غلط, پھر ایک دوسرا تجربہ. میری بات سن لینا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بریکسٹ کے اوپر 47 ایگزیکٹو منسٹیریل پوزیشنز 1 سال میں چینج ہوئی ہیں تو وہ تو گھٹیا ڈیموکریسی ہے. کیسے آپ کو الہام ہوتا ہے؟ آپ اس ادارے میں بیٹھے ہیں, کتنے چینج ہوئے ہیں آپ کے اینکرز بے شمار آپ رکھتے ہیں, آپ کو امید ہوتی ہے. گورننس ہے, یہ تو ٹاک شو تو گورننس سوچ یہی ہوتا ہے. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا شیخ رشید صاحب نے یقیناً وزارت ریلوے بہت اچھا چلایا ہوگا, ہے نا, تو اس کے بعد آپ نے نکال کے ان کو وزارت داخلہ میں ظاہر ایلیویٹ کیا نا آپ نے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزارت ریلوے تو ٹھیک ہو جانی چاہیے تھے اب تک, اور اگر وزارت ریلوے ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم نے آپ نے اس وزیر کو ایلیویٹ کر دیا, تو اس کو کیا سمجھا جائے پھر؟ بالکل, ایک وزیر کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیپیبلٹی ایک جگہ سیٹ نہیں ہے, یہ تو ایک ٹیسٹڈ ٹرائیڈ ہے. مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اور وہ بائی دا وے انٹیریئر منسٹر پہلے بھی رہے ہیں, ان کی ایک کیپیبلٹی ہے, ہی از گاٹ دی ایبلٹی ٹو لک ایٹ دا کنٹری ان اے ڈفرنٹ مینر, وائی ناٹ. مجھے تو اس بات کے بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ اسحاق ڈار جیسے بندے نے, جس نے پہلے فریز کر دیے 90s میں اکاؤنٹس, اس کے بعد انہوں نے ڈالر کو پھر اسد عمر صاحب غلط چوائس تھے پرائم منسٹر صاحب. نہیں, اسد عمر صاحب اس کا مطلب غلط چوائس تھی پھر, اور ان کو پھر ریموو کر کے حفیظ شیخ صاحب کو لے کے اب یہ ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب پھر اکانومی ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی پچھلے 2.5 سال میں, نہیں ہوئی تو اب نیا وزیر لے کے آئیں گے. تو میں فارن افیئرز میں اب میں ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرے سے بہت بہتر اور لوگ ہوں جو میری جگہ آ جائیں, ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کسی ملک میں کسی تجربہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ 2.5 سال آپ صرف تجربہ کرتے ہیں. تو کیا امریکہ میں مجھے بتائیں امریکہ میں پچھلے کتنے تجربے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں یو کے میں کتنے, جن کو آپ اگزامپل سمجھتے ہیں. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ اگر آپ پرفارم نہیں کرتے 10 دفعہ چینج کریں, اور اگر آپ نہیں چینج کر رہے وہ اس لیے نہیں چینج کر رہے کہ میری بیٹی ہے, میرا سمدھی ہے, وہ بیڑا غرق کر گیا, اس نے ایکسپورٹس کو 25 سے 20 سے کوئی ایک فیصلہ جو آپ سمجھ رہی ہے کہ بہت ٹھیک ہو گیا. مثلا اب بجلی کو دیکھیں نا, پاور سیکٹر کا تو انہوں نے خود پرائم منسٹر صاحب نے بتایا, اور اب یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ بجلی پچھلی گورنمنٹ پوری کر گئی تھی. جب بجلی پوری ہو گئی اور اس کو بھی اگر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو اگر آج بجلی بھی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ بجلی ریٹ کی بات ہے. آپ دیکھیں 5 سال میں پچھلی گورنمنٹ نے کتنی پرائس انکریز کی ہے, کیونکہ انہوں نے مہنگے بجلی گھر بنائے ہیں, تیل کے بیس پہ بنائے ہیں, انہوں نے فکس کانٹریکٹ کیے ہیں. ہم اس کانٹریکٹ سے نہیں نکل سکتے. وہاں پہ بجلی تھی نہیں, انہوں نے پوری کر دی. چودھری صاحب دیز آر فیکٹس, بیٹھے ہوئے فاروق سلیم صاحب یہ اس پہ لکھ بھی چکے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. دوسری بات, اوکے میں پوچھ لوں گا, پوچھ لیں جی فاروق سلیم صاحب فرمائیے. آئل بیس سنیں, نہیں دوسری بات بھی سنیں. میں بھی فاروق سلیم صاحب سے, میں ان کا بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, ان کو پتا ہے یہ سال جو ہے دنیا کے اندر سب سے برا سال ہے 100 سالوں میں, اکنامک مینجمنٹ اینڈ معیشت کے حساب سے اور کرونا کے حساب سے. یو کے کہاں ہے اکانومی اس وقت, یو ایس کی اکانومی پوچھے, پاکستان کو پوچھ لیں ان کو کہ ورلڈ فورم نے کہا ہے کہ پاکستان ایگزامپل ہے, باوجود پاکستان اسٹریٹجی, یو کے, یو ایس, انڈیا, ان سب کی اکانومیز دیکھ لیں کیسے کانٹریکٹ ہو رہی ہیں. پاکستان کو ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان اسٹریٹجی ڈے بنایا ہے کہ اس مشکلات کے باوجود, اس کے باوجود فاروق صاحب جواب دیجئے سر.
देखिए जहां तक बिजली के सेक्टर का ताल्लुक है, साहिबा ठीक कह रही हैं कि जो बिजली के महंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे वो PMLN के दौरान किए गए थे, और अगस्त 2018 में जब PTI की हुकूमत आई तो 1100 अरब के गर्दिशी कर्जाजात ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। ये जरूर कहा जा सकता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि PTI की गवर्नमेंट आएगी और बिजली के सेक्टर के अंदर भी इस्लाहात लेके आएगी, तो इस्लाहात न लाने का ब्लेम PTI के ऊपर है, लेकिन महंगे बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ब्लेम जो है वो PTI को नहीं दिया जा सकता। अच्छा, दूसरी चीज चौधरी साहब ये है कि जितनी कमजोरियां हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मसले मसाइल हैं, वो कोई ढके छुपे नहीं है। वो जो भी जानना चाहता है उसके ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है, आलमी इदारे इतने सारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की इतनी रिसर्च है, हमारे अपने इदारों की, फाइट वालों की इतनी रिसर्च है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर आप PTI का मैनिफेस्टो खोल के देख लें, आपके पास हर चीज रोशन हो जाएगी। वो जिसने भी वो लिखा है, जिसकी कॉन्ट्रीब्यूशन। ये अनलीफ साहब एक सवाल करना चाह रही है डॉक्टर साहब आपसे, सवाल का जवाब देना जी, बोलिएगा अनलीफ साहब। डॉक्टर साहब आपकी तो नॉलेज हम सबसे बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो साल आया है ये US, UK, इंडिया की इकोनॉमिक मैनेजमेंट और कोरोना मैनेजमेंट, ये 3 जायंट्स की, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट, कोरोना मैनेजमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे बनाया। साहब जवाब दें, आप इसको ये बात तो बिल्कुल कहते हैं फिगर्स में है कि उनकी कंट्रैक्शंस कितनी हुई हैं इकोनॉमी की और हमारी कितनी हुई। जी डॉक्टर साहब। जी, इसमें वजन है दलीप साहिबा जो कह रही हैं, और उसकी एक वजह मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हमारा जो लेबर सेटअप है, हमारी कोई तकरीबन 42% लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था कोविड के नतीजे में। इसको कंपेयर करें, जो अमेरिका से कंपेयर करें, तो वहां पे जो लेबर इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो सिर्फ 1.4% है, तो उनको ज्यादा नुकसान हुआ था। देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि PTI के अंदर जो जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, तो जो मैनिफेस्टो लिखा गया उसके अंदर उसके सोल्यूशन भी लिखे गए, यानी कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। मैं जब PTI का मैनिफेस्टो देख रहा था, तकरीबन 60 पेजेस का मैनिफेस्टो है, उसमें चौधरी साहब 46 दफा 46 टाइम्स रिफॉर्म्स, इस्लाहात का जिक्र किया गया। आप मुझे बताएं, उन 46 दफा जिक्र किया गया, इस्लाहात अभी तक इस्लाहात का कदम भी नहीं उठाया गया उस तरफ। जो टैक्स का जिक्र है तकरीबन 43 दफा कि टैक्स के ऊपर रिफॉर्म्स आएंगी, 43 टाइम्स 60 पेजेस के अंदर। तो ये बात कहना बिल्कुल जायज होगी कि पाकिस्तान के जितने मसले मसाइल हैं वो PTI के अंदर, जिन लोगों ने PTI का मैनिफेस्टो लिखा था उनको पता है, उन्होंने उस मैनिफेस्टो के अंदर, उस मंशूर के अंदर उसके सॉल्यूशंस भी लिखे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बहुत ढकी छुपी, कोई बहुत ही आपको जीनियस। दरअसल मैंने वैसे ब्रेक लेनी है, सवाल आपके पास छोड़ रहा हूं कि अब ये फरमाइएगा कि अगले 2.5 साल में ये जो टीम है प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिस पे एतराज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और साथ उनको ये भी कहा कि अब ज्यादा टाइम नहीं है, हमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, तो इस टीम से आपको तवक्को है कि अगले 2.5 साल में वो सारे अहदाफ पूरे कर लेगी जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी जिसका इजहार किया। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। टमाटर हैं 80 रुपए किलो। जी, तो 300 रुपए इनके जमाने में नहीं हुए थे। आप इसका आलू का देख ले, इस वक्त कीमत 40 रुपए है किलो, और वो भी 76 रुपए से आई। मेरे सामने यही सारे फिगर्स हैं और हमारी रोज इस पे होती है नजर। आपको याद है जब ये कीमतें बढ़ती होती थी पिछली गवर्नमेंटों में, तो आप लोग क्या कहते हो? सबसे पहले हम प्रोटेस्ट करते थे, और ऑपोजिशन का काम है प्रोटेस्ट करना, और मुझे बड़ी खुशी है कि ग्राम में बैठ के जुबैर साहब ने कहा कि हाँ कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन वो PDM की वजह से है। अच्छी बात है अगर PDM की वजह से नीचे कीमतें आ रही है, लेकिन फिर नया तो कुछ ना, नया तो कुछ नहीं, नया क्या है सुन ले। सबसे पहली नई बात क्या है कि पहली दफा आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में है 5 महीने से। रिमिटेंसेस ऑल टाइम हाई हैं, एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई हैं, इंडस्ट्री बूस्ट हो रही है, जबकि अमेरिका में नीचे जा रही है, इंडिया में नीचे जा रही है। ये अनोखी चीज है, ये कभी पहले नहीं हुआ, और अभी 2.5 साल बाकी है।
इंशाल्लाह आप देखना वैसे ये जो पाकिस्तान चीजें ऊपर बढ़ जाएगा। रही हैं, जो बेहतर हो रही हैं, 1.6 बिलियन डॉलर का करंट जो डेफिसिट था, नहीं इसको क्या कहते हैं मैडम, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस 1.6 बिलियन 5 महीने से मसलसल चला आ रहा है, ये आप देख लें। और जो एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं वो आप देख लें। तो ये जो अच्छाइयां हैं सर, ये इनको कहां रखेंगे हम? चौधरी साहब सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब। चौधरी साहब, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, किसी भी मार्केट के बाहर आप चले जाएं तो वो दिहाड़ीदार लोग जो हैं अपना बेलचा और थोड़ा हाथ में रखे बैठे रहते हैं, और उनकी तादाद पिछले 2-2.5 सालों में बड़ी तेजी से बढ़ गई। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं उनके पास जाऊं और उनसे कहूं कि मेरे भाई आपको बड़ी मुबारक हो, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो पिछले 5 महीने से सरप्लस में जा रहा है, अगर मैं उनको जाके कहूं कि भाई बड़ी मुबारक, ज़र मुबादला भी बढ़ गए सर, वो भी तो देखें ना आप। 13 बिलियन डॉलर हमारे ज़र मुबादला है, फॉरेन रेमिटेंस में भी इजाफा हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही हैं, तो आप मुझे बताएं कि वो इंडस्ट्री बेहतर दिहाड़ीदार- हो रही है मैडम, साथ साथ बताई जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका अपने नीचे तक according- इफेक्ट होगा नीचे ऑब्वियसली। तक अभी इफेक्ट नहीं 5 होगा। लाख जॉब्स बनी है फैसलाबाद में, जो बंद हो गई थी इंडस्ट्री 50%, इनको पता है जी डॉक्टर साहब, 50% इंडस्ट्री फैसलाबाद में बंद हो गई थी। 2 लाख मजदूरों की कमी है वहां। 2 लाख मजदूरों की कमी है डॉक्टर साहब। ये जो चौकों के ऊपर मजदूर बैठे हुए, इनको चाहिए कि फैसलाबाद जाएं। ये देखें, ये लिखा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, देखिए, मैं वापस वहीं पे आ रहा हूं कि हमें टाइम फ्रेम बता दें कि जो आटे की मद में तकरीबन 900 अरब रुपए का टीका लगा है 22 करोड़ पाकिस्तानियों को, उसके नतीजे में कोई अरेस्ट हुआ है, उसके नतीजे में कोई तफ्तीश हुई है कि वो अगली दफा हमारी प्लानिंग क्या है कि उसको नीचे कैसे लेके आएंगे। चीनी की मद में तकरीबन 300-350 अरब रुपए नीचे आ का गई कीमत। पाकिस्तानियों को नीचे आ गई है चीनी डॉक्टर साहब, आटा भी नीचे आ गया। आटा भी नीचे आ गया। और उसमें कोई तफ्तीश की गई, उसमें किसी की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें किसी को अरेस्ट किया गया है। अच्छा, बिजली की कीमत 10 से 28 पे गई है, हमें टाइम फ्रेम बता दिया जाए कि ये वो वापस 15 पे वज़ीर को आ भी हटा जाएगी दिया, कभी और पहले ये ऐसे हुआ अगले ना। 6 महीने में आ जाएगी या साल भर में आ जाएगी। ये 3 इशारे हैं जो आम आदमी के इशारे हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त चल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन का बड़ा अच्छा पैकेज आया, सीमेंट की बड़ी जो डिमांड आ गई। लेकिन देखिए, एक दरख्त में, एक जंगल में अगर 200 दरख्त लगे हुए हैं और उनमें आग लगी है, आप 1 या 2 ये पहले इशारे 10 साल उठा क्यों के नहीं हुआ आवाम ये? के सामने ये जो बूम आया कि ये दरख्त तो हमने 2 साल में इस लिया। वक्त ठीक हो गया वक्त मसद, आपने गुफ्तगू सुनी। मुझे ये महसूस होता है कि गवर्नमेंट के सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ एक ही चैलेंज है, और वो चैलेंज है अपने वादे। जो हुकूमत ने वादे किए थे, मेरा ख्याल है उसी ट्रैप में गवर्नमेंट फंसती चली जा रही है। अब रियलाइजेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हो रही है, तो मेरा ख्याल है एतराफ़ात आने वाले दिनों में भी बढ़ेंगे, और एतराफ़ात के साथ साथ कुछ परफॉर्मेंस भी गवर्नमेंट को बहरहाल बेहतर बनानी पड़ेगी। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए, और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।